हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 9 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, विद नोट्स है फ्री में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं और ख़ास टॉपिक पर जो ज़्यादा ध्यान दिया गया है वो एलएसी पर जो गोलियाँ चली हैं उस पर 45 साल बाद। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, 3D मैप से बताया है क्या हुई है घटना, पहले क्या हुई थी, 45 साल पहले क्या हुआ था, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पर जानकारी दी गई। तो ध्यान से आप देखना। क्वेश्चन होगा 45 साल बाद इंडिया और चाइना एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है, तो ये घटना कहाँ पर हुई? इसका आंसर है लद्दाख। मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन ये लद्दाख में कहाँ पर हुई घटना? तो पैंगोंग से लेक के साउथ एरिया में रेजांगला इलाके के पास ये घटना हुई है। कब हुई है? 7 सितंबर 2020 को। ये आप डेट भी ध्यान रखना, क्योंकि कोई घटना 45 साल बाद हुई है तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। देखिए, दुनिया भर के मीडिया में ये न्यूज़ जो है वो पिछले 2 दिनों से हेडलाइन बनी हुई है, चाहे वो लंदन का द गार्जियन हो, या फिर अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, या इंडिया का ही द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर आप देख लो, सबकी हेडलाइन यही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एलएसी पर कैसे हुआ है, इंडिया और चाइना का स्टेटमेंट क्या है, 45 साल तक गोलियाँ क्यों नहीं चली, बहुत सारे सवाल हैं। एग्रीमेंट क्या था, और ये अब क्या एग्रीमेंट टूट गया, और अभी किसने गोली चलाई, तो सब कुछ 3D मैप के थ्रू आपको बताते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये बात कैसे सामने आई फायरिंग की। दरअसल क्या हुआ कि चीन की तरफ से 7 सितंबर को, उसकी रात को, 7 सितंबर की रात को एक स्टेटमेंट आया कि इंडियन सोल्जर्स ने अलार्म फायरिंग की। अलार्म फायरिंग मतलब हवाई फायरिंग कह लीजिए इसको, और उसके रिस्पॉन्स में चाइनीज़ सोल्जर्स ने भी अलार्म फायरिंग की। काफ़ी टेंशन है पैंगोंग से लेक में, और जैसे ही ये बयान आया वर्ल्ड मीडिया ने इसको पिक किया और छा गई ये खबर। कुछ घंटे के बाद, करीब 12 घंटे के या 14 घंटे के बाद, इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, भारत सरकार ने और सेना ने, और ये कहा गया कि हमारी तरफ से, यानी इंडिया की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। चीन ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, लेकिन हमारे जवानों ने इसके रिएक्शन में फायरिंग नहीं की। और भारत ने चीन पर समझौतों का उल्लंघन करने और आक्रामक व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। ठीक है, तो इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं और तमाम बातें भी आपको बताएंगे। तो मेरे बगल में आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप, और सामने प्यारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जूम करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको ये पूरा दिख रहा है। येलो बाउंड्री में जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, और ये भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है। हालांकि इसके कुछ हिस्से जो हैं वो अक्साई चीन है, वो 1962 में के युद्ध के बाद जो है वो चीन के कंट्रोल में है। तो हम बात कर रहे हैं एलएसी पर। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो कंट्रोल का एरिया है उसकी जो रेखा है उसको कहते हैं एलएसी। तो आपको पता ही है कि अप्रैल से लगातार लद्दाख के कई सारे क्षेत्रों में चीन के साथ टेंशन चल रहा है, लेकिन जो ताज़ा फायरिंग हुई है वो इस इलाके में हुई है। पैंगोंग से लेक है, और जो येलो लाइन है वो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, आप जो देख रहे हो। और अब जो रेड लाइन आपको दिख रही है उसे चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है, यानी एलएसी। और एलएसी भी पूरी तरह डिफाइन नहीं है, और जो मैं ये मैप दिखा रहा हूँ, एलएसी जो दिखा रहा हूँ, रेड कलर में जो है एलएसी है, और येलो कलर में जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये केवल सांकेतिक है। मैंने मैप में ही ये डिज़ाइन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये स्केल में नहीं है, ठीक है, तो इसको स्केल में मत मानना आप लोग, ये बस हमने आपको समझाने के लिए किया है। एक्चुअल जो भारत सरकार की ओर से मैप है वो ऑथेंटिक मैप होता है। तो जो सबसे ज़्यादा टेंशन है वो पैंगोंग से लेक के साउथ इलाके में है, यानी इस तरफ के इलाके में है, और आप देख रहे हो। ठीक है, और 360 डिग्री ये घूम के आपको दिखाया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं ब्लैक टॉप हिल को। ठीक है, तो आप यहाँ से सामने देख रहे हो ब्लैक टॉप हिल, और इस पर चीन ने कैमरा और इक्विपमेंट्स लगा दिए थे, और यहाँ से इंडियन आर्मी पर नज़र रखने के लिए। देखिए, यहाँ से पूरा इलाका सामने दिखता है। तो 29 और 30 अगस्त की रात को इंडियन आर्मी ने यहाँ जाकर इसके कैमरे को उखाड़ दिया, और यहाँ पर इस पोस्ट पर इंडिया का कब्जा है एक तरह से। इसके बाद से 3 बार जो है वो चाइनीज़ आर्मी, यानी PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं उसकी आर्मी को, तो वो कब्जा करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो उसको पीछे धकेल देती है एक तरह से, पूरी कोशिश नहीं हो रही है।
तो मीडिया के अनुसार यानी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ख़ासतौर पर इंडिया टुडे के अनुसार जो ब्लू वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा मैं दिखा रहा हूँ, ब्लू वाला अब जो दिख रहा है आपको वो इंडियन पोस्ट है, ठीक है। और अब जो आपको रेड वाला इलाका दिख रहा है वो सब चाइनीज़ आर्मी का पोस्ट है, ठीक है। ये डिफरेंस आप देख लो। ये मैंने तमाम अलग अलग अखबारों के जो ग्राफिक्स हैं उसके थ्रू उसको निकाल के मैंने ये आपको बस समझाने के लिए दिखाया है, ओके। हो सकता है एक्चुअल स्थिति थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो। तो जो LAC जो गुजरती है उसी के पास से बीच से, तो आप देख लीजिए कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो ऐसे लोकेशन पर बैठे हुए हैं जहाँ से चीन के तमाम पोस्ट और गतिविधियाँ जो है सीधी इंडिया की नज़र है। चाहे आप रिजांगला देखें या फिर इस तरफ रिजांगला के पास इस तरफ, या फिर ब्लैक टॉप जो है उस तरफ, वहाँ पर देख लें। कुछ और कैंप दिखाते हैं आपको, ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि कैसे फायरिंग की घटना हुई है, ठीक है। तो इसी इलाके में 1962 वार जब हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, तो मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में मात्र 120 भारतीय जवान थे और चीन की तरफ से 5000 से 6000 जवान थे। और वो लड़ाई हुई थी और भारतीय जवानों ने 1300 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया था और 120 में से 114 भारतीय जवान जो है शहीद हो गए थे। लेकिन इस पोस्ट को नहीं छोड़ा था जवानों ने और एक तरह से करारी हार यहाँ पर देखने को मिली थी चाइना की, ओके। 1300 जवान मार दिए गए थे, मात्र 120 जवान ने लड़ाई की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। मेजर शैतान सिंह उनको बाद में और उनकी पूरी टीम को परमवीर चक्र भी मिला था। और इसी के बगल में उधर रहा चुशुल एयर स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पर आर्मी के प्लेन उतरने की व्यवस्था है। और तीसरा कैंप जो है वो चुशुल है, आप जो देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर इंडियन आर्मी और ITBP का कैंप है। तो अभी क्या हुआ है, जो लेटेस्ट घटना हुई है, अब उस पर आते हैं। 7 अगस्त को चाइनीज आर्मी ने जो है इस जगह पर घुसपैठ करने की कोशिश की। यहाँ पर 45 साल बाद फायरिंग की घटना हुई। फायरिंग को लेकर इंडिया और चाइना दोनों देशों के बीच में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। चीन का कहना है कि हमारे सोल्जर्स अपनी जगह पे थे और इंडियन सोल्जर्स ने LAC को थोड़ा क्रॉस किया और फायरिंग करनी शुरू कर दी, यानी अलार्म फायरिंग शुरू कर दी, ठीक है। हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये चीन का आरोप है, चीन का कहना है। तो चीन ने हालांकि ये क्लेम नहीं किया कि इंडियन सोल्जर्स ने कोशिश की कि वो उनको शूट करे, लेकिन इसके रिस्पांस में ये लोग कहते हैं, चाइना कहते हैं कि हमने भी वार्निंग शॉट फायर किए थे, यानी चाइना ने किए थे, ठीक है। और चीन के स्टेटमेंट के कुछ घंटे बाद इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया और इंडिया ने साफ कहा कि हम कमिटेड हैं डिसएंगेजमेंट और डी-एक्सलेशन के लिए। या मतलब यहाँ पर सेना जो है वो पीछे हटे, दोनों सेना, उसके लिए हम जो है कमिटेड हैं, तैयार हैं। लेकिन चीन जो है वो बार बार ऐसे एक्शन ले रहा है जिसकी वजह से LAC पर टेंशन बढ़ रहा है। इंडिया ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भारतीय सेना ने कभी भी LAC पार नहीं किया और न ही गोलीबारी सहित किसी भी तरह का आक्रामक रवैया भारत ने दिखाया है, ओके। भारत ने चीन पर समझौते के उल्लंघन करने और आक्रामक व्यवहार करने का आरोप लगाया। भारत का ये कहना है कि चाइना ये सब कर रहा है, ओके। और चाइना यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस और इंटरनेशनल ऑडियंस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इंडिया का जो ऑफिशियल बयान है उसमें साफ तौर पे ये है कि चाइनीज़ ट्रूप्स ने ही हवा में फायर किए, लेकिन इसके प्रोवोकेशन के बाद भी हमारे जवानों ने संयम दिखाया और हमारी तरफ से फायरिंग नहीं हुई है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें चीनी सैनिक जो हैं वो भाला और नुकीली चीज़ें लिए हुए हैं। और एक तरह से देखें तो जो गलवान वैली में हुआ था उस दौरान चीनीज जो सोल्जर्स थे उन सब ने, चीनियों ने जो है कटीले तार और कटीले सामान से हमला किया था भारतीय सैनिकों पर। उसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे और उस दौरान चीन के भी जवान जो है मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी नहीं बताया कि कितने मारे गए, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ कोशिश थी। वो जो फोटोग्राफ दिख रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोटो है वो 800 मीटर की दूरी से लिया गया था, ओके। तो ये सवाल है कि गोलियां चलाना जो है इतना बड़ा इशू क्यों बन गया। और दोनों देश ये कह रहे हैं कि पहली गोली उसने चलाई, मतलब गोलियां उसने चलाई, हमने नहीं चलाई, इंडिया तो यही कह रहा है। तो देखिए क्या हुआ है कि जो जून में गलवान इंसिडेंट हुआ था उस समय हमारे जो जवान शहीद हुए थे और चाइना को भी नुकसान हुआ था, उस दौरान भी फायरिंग नहीं हुई थी। इतनी गंभीर घटना के बावजूद फायरिंग नहीं हुई थी। क्यों?
तो देखिए इंडिया और चाइना के बीच में बड़ा सा एग्रीमेंट है, 2 एग्रीमेंट है, एक 1996 का है और एक 2005 का है। और इसमें यह है कि इंडिया और चाइना जो है उसके सैनिक गोली नहीं चलाएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। चीन ये कहता है कि जो 1996 और 2005 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका वायलेशन हुआ है और वो इसकी जिम्मेदारी इंडिया पर डाल रहा है। और इंडिया का कहना है कि हमने तो गोली भी नहीं चलाई है, वायलेशन चाइना नहीं किए। ओके, तो इससे पहले जो है वो कब हुई थी घटना गोली चलने की? 45 साल पहले 1975 में, लद्दाख में नहीं हुई थी, LAC में पर हुआ था, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश में घटना हुई थी और तब गोलियां चली थी। उस समय चीन के कुछ सोल्जर्स जो हैं LAC क्रॉस करके इंडिया में घुस आए थे और 4 भारतीय जवानों को शूट कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया था, शहीद हो गए थे वो सब। तो उसी के बाद से ये तय हो गया था कि फायरिंग नहीं होगी। और ये उस समय जो हुआ था, जो अरुणाचल प्रदेश में जो फायरिंग हुई थी 1975 में, दरअसल उस समय वो वक्त था जब सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया था ऑफिशियली, और चीन इससे काफ़ी दुखी था, नाखुश था, तो एक तरह से फायरिंग शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद से 45 साल हो गए थे, पीस मेंटेन था, कुछ हद तक गोलियां नहीं चली थी, लेकिन अब जो फायरिंग हुई है उससे लग रहा है, दिख रहा है पॉसिबिलिटी कि आगे स्थिति और नाजुक हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि पुराने जो एग्रीमेंट हैं वो डेफिनेटली वायलेट हो चुके हैं, ठीक है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या एग्रीमेंट टूट चुका है या इंडिया और चाइना मिलकर कुछ बात करेंगे, उसमें नई क्लॉजेज होंगी, पुराने एग्रीमेंट को ही आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो ये आगे देखने को मिलेगा। इस बीच जो है इंडियन और चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी भी बातचीत होने वाली है। ओके, तो अभी स्थिति देखने को मिलेगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस वक्त टेंशन का माहौल है बहुत ज़्यादा, और इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा था और मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से इस मुद्दे को समझ चुके होंगे। और ये जो टेंशन चल रहा है, जो रूप बढ़ता जा रहा है, ये इससे एक तो आपको नॉलेज की ज़रूरत है ही, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कब कब एग्रीमेंट हुआ था, क्या हुआ था, तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उसमें नोट्स में डाल दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंडिया और चाइना के बीच का मामला है। क्वेश्चन होगा, चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से कितने भारतीय नागरिकों को हिरासत में ले लिया है? आंसर होगा 5। दरअसल देखिए, न्यूज़ तो सामने आ रही थी कुछ दिन पहले कि 5 इंडियन सिटीजन जो हैं वो गायब हैं अरुणाचल प्रदेश से, और आशंका यही थी कि हो सकता है चीन ने किडनैप कर लिया। इस बीच क्या चीन ने कंफर्म कर दिया है कि 5 जो इंडियन सिटीजन है वो चाइनीज़ कस्टडी में है। और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू, तो उनका ये कहना है कि इंडियन आर्मी के हॉटलाइन मैसेज पर चीन ने ये कहा है, कंफर्म किया है तो कि मिसिंग पर्सन उनके पास हैं। तो अभी ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया कैसे डिस्कशन करे, बातचीत करे और उन जो नागरिक हैं उनको वापस लाया जाए। और यहाँ पर एक अजीब बात ये भी हुई है कि जब इंडिया ने ये पूछा, कहा कि अरुणाचल प्रदेश से आपने हमारे क्या 5 जो नागरिक हैं उनको हिरासत में लिया है या उनको पकड़ा है, किडनैप किया है, तो इसके जवाब में चीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो इलाका है वो हमारे यानी साउथ तिब्बत का इलाका है और चीन का इलाका है, तो एक तरह से वो क्लेम किया। तो हम देख रहे हैं कि जो है वो चीन जो है वो लगातार एक तरह से आक्रामक एक्टिविटी दिखा रहा है, और इंडिया की तरफ से जो अभी लगातार घटनाएं हुई हैं, जैसे ब्लैक टॉप पर लद्दाख में वो एक तरह से कब्जा किया, तो एक तरह से यहाँ से भी एग्रेशन दिख रहा है दोनों तरफ से। तो ये एक बात थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अगस्त तक का करंट फोर्स अवेलेबल हो गया है टोटल, तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में नोट्स दिया हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही उसमें भी नोट्स होता है ताकि आपके एग्जामिनेशन में काम आ सके। MCQ है बहुत सारा, 1200 से ज़्यादा, तमाम जो एग्जामिनेशन है, चाहे रेलवे हो, UPSC हो, कोई भी हो, उन सब में काम आ सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, PDF अवेलेबल है, 2019 का भी PDF है, उसका बुक भी है अमेजन पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया गया है? आंसर होगा इसका जम्मू और कश्मीर। वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने 6 सितंबर को श्रीनगर में ये सिस्टम लॉन्च किया है।
और ये जो कर्मचारी हैं उनकी परफॉर्मेंस ये सब पर उसमें जो है काम होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर है वर्ष 2021। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में 6 सितंबर को ये सूचित किया है, बताया है कि चंद्रयान 2 के विपरीत इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा, केवल एक रोवर और एक लैंडर शामिल होगा। और ऑर्बिटर को लेकर ऑर्बिटर जो है वो उसका यूज़ जो है वो चंद्रयान 2 का ही किया जाएगा। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अमेरिकी शहर को वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है? आंसर होगा विल्मिंगटन। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया है और ये दक्षिण अमेरिकी राज्य है उत्तरी कैरोलिना, तो वहाँ का एक शहर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हुआ है 8 सितंबर 2020 को, तो किस लिए जाने जाते थे? आंसर हुआ खगोल वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, और गवर्नमेंट की ओर से गृह मंत्री ने जो है वो शोक भी जताया है और खगोल विज्ञान है उसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स उसके भी संस्थापक निदेशक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांस में होने वाला जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है वो कब से होने जा रहा है? कोरोना काल में। आंसर होगा 27 सितंबर से। ठीक है, हालांकि इसमें दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाज़त तो होगी और ये टूर्नामेंट हर साल मई में खेला जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से 4 महीने के लिए टाल दिया गया था, तो अब ये आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, 8 सितंबर 2020 को राजस्थान के जयपुर में बने पत्रिका गेट का लोकार्पण किसने किया? इनमें से किसने? आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, और ये पत्रिका गेट है जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत ये बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको जो है वो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 6 सितंबर को द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की, तो इसके अनुसार कौन सा राज्य इसमें शीर्ष स्थान पर है? टॉप कौन सा है? आंसर होगा केरल। ठीक है, और इस रिपोर्ट को ये जो है वो एक संगठन है मोबाइल क्रेच, तो उसके द्वारा ये तैयार किया गया है और रिपोर्ट जो है वो देश में स्वास्थ्य और पोषण की तैयारी और बच्चों के जो मृत्यु शिशु दर है, स्टंटिंग है, स्कूलों में जो बच्चों की उपस्थिति है बालकों की और उनके स्वास्थ्य क्या है, पोषण, ज्ञान, इन सब के विकास को मापा गया है। जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो केरल है, सेकंड स्थान पर गोवा है, तीसरे पे त्रिपुरा, फोर्थ पे तमिलनाडु है और फिफ्थ पे मिजोरम है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर बिहार है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे झारखंड है, चौथे पे मध्य प्रदेश है और पाँचवें पे छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों ये था टोटल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। थोड़ा डिले हो जाता है वीडियो आप तक पहुंचने में, हालांकि मुझे लगता है आपको पूरा कंटेंट है वो बहुत पसंद आता होगा, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा ये सब। तो दोस्तों इसका जो PDF है वो अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। इस PDF को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलते हैं।